नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। शाम के 4:30 बज चुके हैं और स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अपराध की, क्राइम की और फ्रॉड की। जी हाँ, आपने रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में कई सारे आपराधिक मामले देखे होंगे, जैसे डेफेमेशन के केसेस देखे होंगे, मर्डर के केसेस देखे होंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केसेस देखे होंगे। ऐसे में हमारी एक और दुनिया है दर्शकों, जिसे हम कहते हैं साइबर की दुनिया। जी हाँ, साइबर से संबंधित आज हमारा विषय है साइबर और आईटी फ्रॉड से कैसे बचा जाए। इसके साथ ही हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान से आपका परिचय करवा दूं। हमारे बीच मौजूद हैं यशदीप चतुर्वेदी जी, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे बीच हैं शैलेंद्र सिंह चौहान जी, आप अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर लॉ से रिलेटेड भी बात करेंगे। लेकिन सर, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि साइबर की दुनिया क्या है, साइबर शब्द ये क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार अगर आम भाषा में हम जान सकें तो। देखिए, जैसे पहले अपराध सामान्य अपराध हुआ करते थे, मारपीट, झगड़े, चोरी के, परंतु उसके बाद जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा है, सोशल मीडिया पर हमारी सहभागिता बढ़ी है और कई तरह से हम इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब से आए हैं, तब से जो अपराधियों के द्वारा उस प्लेटफॉर्म को अपना लिया गया है। जब हम बात करें कि हम कहीं भी ऑनलाइन या कहना चाहिए कहीं भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें कि हमारा ऑनलाइन शामिल हो या सोशल मीडिया पे कहीं हम शामिल हो, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके जरिए उसके मार्फत की जाने वाले अपराध को हम साइबर अपराधों की श्रेणी में लेते हैं। मतलब ये मान के चलिए आमने सामने ना होकर आपके कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए अपराध आपके साथ घटित होते हैं। जी जी बिल्कुल। यशदीप जी, जैसे कि आप लॉ एक्सपर्ट ही हैं इस फील्ड में, तो आपसे ये जानना ज़रूर बनता है कि साइबर क्राइम आपकी नज़र में क्या है, और अगर क्राइम की दृष्टि से इसे देखें तो आप किस तरह से इसे परिभाषित करेंगे। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि साइबर का जो स्वरूप है क्राइम का, वो बदल चुका है जी। तो साइबर स्पेस बेसिकली हम एक ऐसे स्पेस को कहते हैं जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, एटीएम, वेबसाइट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जब वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक नए स्पेस को जन्म देते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे हम रियल लाइफ की तरह मार्केट भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, हेल्थ, ट्रेनिंग, एजुकेशन सभी कार्य कर सकते हैं जी। तो वहाँ पे जब ये जो इलीगल, जो अवैध कार्य जो वास्तविक दुनिया में होते थे, अब यही ऑनलाइन दुनिया में होने लगे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं कहूँगा साइबर क्राइम एक ऐसी अवैध प्रक्रिया है जिसके लिए कोई भी ऐसी क्रिया यदि उस कार्य के लिए, उस क्रिया के लिए किसी भी अधिनियम में सजा निर्धारित की गई है और वही क्रिया कंप्यूटर या इंटरनेट या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करके किया जाता है तो वो साइबर क्राइम होगा। अच्छा। साइबर क्राइम का स्वरूप, तरीके सब अलग अलग हैं, जिसको तो आगे हम सर से ही जानना चाहेंगे कि सर, साइबर क्राइम को तो जिस तरीके से डिफाइन कर लिया है, लेकिन इस क्राइम के अंतर्गत तो बहुत सारे अपराध भी आते होंगे, तो वो किस तरीके से आपराधिक होते हैं। जैसे आमतौर पे तो हम देखते हैं मर्डर हो गया, कहीं पे एक्सटॉर्शन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो ये जो साइबर की दुनिया है इसमें किस तरीके से अपराध होते हैं। देखिए, साइबर क्राइम सबसे पहले आप समझिए यहाँ से शुरुआत हुई कि पहले जो आपका एटीएम कार्ड, उसकी क्लोनिंग होती थी। एटीएम के बनने के बाद फिर आपने जब मोबाइल से कनेक्ट हुए तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ओटीपी फ्रॉड, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा, उसके माध्यम से शुरू हो गया। फिर इंटरनेट में हैकिंग शुरू हो गई, फिर उसके बाद कहना चाहिए रैंसमवेयर, उस एक्सटॉर्शन, मतलब उसमें भी इस तरह के शुरू हुए और इतना ही स्वरूप नहीं बचा है। अब इसमें जब एआई जुड़ गया है, आपकी जो आवाज़ है हूबहू आपकी आवाज़ की नकल करके डिमांड की जाती है। आपके वीडियोज़ इतने सारे पड़े हुए हैं वर्चुअल वर्ल्ड में या कहना चाहिए सोशल मीडिया पे, उनको बनाकर आपसे वीडियो कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा अब इसमें अपहरण और फिरौती तक की घटनाएं होने लगी। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो फिरौती और अपहरण का। अभी आपको कॉल आएगा कि आपका जो बच्चा है वो हमारे कब्जे में है या उसने कोई क्राइम कर दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि वैसे अगर फ़ोन कॉल्स आते हैं तो हमारा बच्चा एक्चुअली में गायब रहता है, तो ये जो ऑनलाइन के मोड से कॉल्स आते हैं, तो क्या ये चीज़ें वो सच में हो जाती हैं
या मतलब वो देखिए, किस हम इसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं। वर्चुअल मतलब आभासी दुनिया। आपको ये आभास दिलाया जाता है कि बाकी में वो जो घटना नरेट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो आपको समझा रहा है, वैसा हुआ है। पहली बात कि आपके बच्चे की आवाज़ में आवाज़ भी आ सकती है अगर वो बात कराएंगे तो, या आपके बच्चे को कॉल लगाएंगे तो उसका कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले आपके बच्चे को कॉल लगाकर वो लोग इतना तंग कर चुके होंगे, आपका बच्चा मोबाइल बंद कर लेगा। इसी हालत में जब आप फ़ोन लगाएंगे तो आपको फ़ोन नहीं लगेगा, तो आप ये मान लेंगे कोई ना कोई घटना आपके साथ हुई है। जब तक कि आप बहुत ज़्यादा सावधानी न रखें, इस तरह के घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा अपने आप को नए घटनाक्रम से अवेयर ना रखें और बुद्धिमत्ता का उपयोग ना करें, तो जल्दबाजी में आप कहीं ना कहीं अपना आखिरी में ये लोग आपको सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान ही पहुंचा सकते हैं और फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसका तरीका लगभग क्राइम में, अब वो जैसे कि आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया, कोई आम चोर इतनी चोरी नहीं कर सकता जितना बैंक अकाउंट आपका खाली करके चोरी की जा सकती है, आपका ओटीपी लेकर। अब एक लिंक आती है आपको, आप देखिए आपको लिखा आएगा कि देखिए कि आपके बैंक का बैलेंस इतना बचा है, बैंक का बैलेंस चेक करने की लिंक क्लिक करिए। अगर आपने लिंक क्लिक कर दी, लिंक क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल की एक्सेस उनके पास पहुंच जाती है, और फिर जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ओटीपी उनके पास भी आएगा, आप यूज़ नहीं करोगे, वो यूज़ करेंगे। तो ये हम समझ नहीं पाते कि हमने कुछ नहीं किया, पर आपने लिंक शेयर कर दी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा कोई भी बैंक, हमारा कोई भी आधार कार्ड की एजेंसी, हमारी कोई जो कहना चाहिए कि बाकी पैन कार्ड की एजेंसी, कोई भी इस तरह की डिटेल्स हमसे ऑनलाइन नहीं मांगते हैं। पर ये बहुत बार समझा चुके, पर हम इस चीज़ को या तो हमारा कहना चाहिए जल्दबाजी, ये हमारी गफलत, हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स में भी काफी देखते हैं, रेडियो में भी देखते हैं, पॉइंट्स, लेकिन फिर भी वही हमारे पॉइंट्स लेने के चक्कर में हम इतना भूल जाते हैं कि हमने कब कौन सा बटन क्लिक कर दिया, कौन सी जानकारी शेयर कर दी। ये बड़ी हमारे साथ दिक्कत है। इसके बाद हम जब ठगी का शिकार हो जाए तो हमारा पूरा लगभग हमारा जो खून पसीने गाड़ी पसीने की कमाई खाली हो चुकी होती है। जी जी जी। यशदीप जी, जैसे आईटी की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था जी, और ये विशेष रूप से आईटी रिसोर्सेज और कंप्यूटर के यूज को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ट्रांजैक्शंस को अप्रूव्ड किया जाए, वेरीफाइड किया जाए, रेगुलेट किया जाए, उसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए आईटी एक्ट आया था। तो इसी में फिर जो कुछ आपराधिक गतिविधियां हो सकती थी कंप्यूटर के माध्यम से, उसको भी शामिल किया गया। तो इसमें साइबर क्राइम के लिए सजा भी निर्धारित की गई। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे अगर आप जाएंगे तो पहले तो जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स हैं वो केवल रेगुलेशन के लिए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज कैसे शासकीय संस्थाओं में किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस या रिकॉर्ड के रूप में कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे उसमें स्पेशली कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको डिजिटली साइंड किया गया होगा उसे ही हम वैलिड या एक्सेप्टेबल मानेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है, तो इसमें उन्होंने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कहा कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होंगी जिसको कंट्रोल करेंगे डिजिटल सिग्नेचर को। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर आया है एक एडजुडिकेशन का पार्ट। एडजुडिकेटिंग का एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। इसमें जो स्टेट के आईटी सेक्रेटरी होते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ आईटी होते हैं, आईएएस होते हैं, उन्हें सिविल कोर्ट की पावर दी जाती है, जहां पे इस टाइप की जो हैकिंग है, अनऑथराइज एक्सेस है, डेटा थेफ्ट है, या सर्विसेज का किसी को एक्सेस करने से रोकना, या जो कंपनीज हैं जैसे कि टेलीकॉम कंपनी है या बैंक्स हैं, जब ये कस्टमर का डेटा रखती हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, आपकी सिम कार्ड है, और उस डेटा को प्रोटेक्ट करने में ये फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से जो कस्टमर को नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए स्पेशल पार्ट बनाया है। सर, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बताइए आपका प्रश्न क्या है, क्या जानना चाहते हैं? शैलेंद्र जी से क्वेश्चन। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं वो साइबर क्राइम के राज से कैसे बच सकता है? किसी चीज बगैर ओटीपी के कोई कार्य होते नहीं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने के कोई कार्य करवा रहा है तो ओटीपी अगर उससे पैसा निकाल लिया बाद में वो कार्य कर रहा तो वो कैसे बचे, कैसे मेरे साथ अपराध हो रहा है? जी जी जी। देखिए, इसका बहुत साधारण सी भाषा में जवाब दूं कि जरूरी नहीं कि आपका पढ़ा लिखा नहीं होना आप में बुद्धिमत्ता कम हो। आप जैसे कहीं नए शहर में जाते हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम तो आप 4 लोगों से रास्ता पूछते हैं। बिल्कुल। अगर आपको कोई नई चीज़ आती है जिसको चलाना नहीं आता तो आप लोगों से चलाना सीखते हैं। तो आप कोई भी चीज़ का जो भी पैसे कोई अज्ञात आदमी आपसे ओटीपी मांग रहा है, कोई भी जानकारी मांग रहा है, तो आप क्यों नहीं उस किसी पढ़े लिखे आदमी से उसकी सलाह लेते?
एक बार को समझना नहीं चाहते। तो मेरा ये कहना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई तो दोबारा खैर आप नहीं कर पाएंगे, तो समय निकल गया, लेकिन क्या आप समझने का समय नहीं भी थोड़ा ना निकल गया है? आप समझ तो सकते हैं, जैसे कोई आप इतना समझिए, आप कोई भी जानकारी बैंक से जुड़ी, खाते से जुड़ी, OTP, अकाउंट की डिटेल, मोबाइल का नंबर, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी, उसी जानकारी फ़ोन पर क्यों देंगे? और अगर देना ही पड़ा तो वो एक समझदार आदमी से एक बार पूछ लीजिए, अपने जो जिसको आप आस पड़ोस में, घर परिवार में, रिश्तेदार में समझदार समझते हैं, उसके बाद ही बात करें। बस एक ही तरीका है कि आप जब भी किसी तरह का इस तरह का कॉल आता है और आपको फैसला लेना हो, तो आपको जैसे ट्रैफिक का जो सिग्नल्स होते हैं ना, कि पहले लाल पे रुकिए, येलो पे देखिए और ग्रीन फिर जाइए, मतलब आपको 5-10 मिनट सोचने के लिए लेना है। ऐसा कोई भी कॉल करने वाला आदमी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। आज के ज़माने में कोई भी आदमी फ़ोन करके आपको कोई भी लॉटरी नहीं देने वाला, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सब अपने फ़ायदे के लिए आपको फ़ोन करते हैं, बस इतना सा आपको समझना है। जी, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से बताया दर्शकों को कि वो क्या कर सकते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार जो है इस तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए क्या कुछ प्रावधान करती है? देखिए, सरकार की बात करें, सरकार में हम लोग सभी शामिल हैं, सरकार कोई अलग से नहीं होती, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी हो, चाहे वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सोशल मीडिया के इंस्टीट्यूशन हो। बड़े बड़े विज्ञापन आजकल दे रहे हैं, आप देखोगे तो व्हाट्सअप भी दे रहा है, फेसबुक भी दे रहा है, और सारी जितने भी प्लेटफॉर्म, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी दे रहे हैं कि आप इस तरह की जानकारी शेयर ना करें। आप देखिए कितने लोगों को, मैं छोटा उदाहरण दूँ, कितने लोगों को बोला जाता है कि हेलमेट पहनिए, आपकी जान को खतरा है। आपको लगता है कि लोग पूरे पालन करते हैं? कितना बोला जाता है कि शराब और सिगरेट आपके लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पे तो वो फेफड़े फटे हुए दिखाई देते हैं, फिर भी लोग पीते हैं। तो ये हमारे जो साइबर अपराध होते हैं, ये अज्ञानता का हमारा लालच ज़्यादा होता है। जी। तो अज्ञान आदमी को उतना ज़्यादा आप नहीं उसको ठग सकते जितना कि लालची आदमी को ठग सकते हैं। तो हमारा लालच पे थोड़ा सा हम नज़र रखेंगे तो बाकी सरकार बहुत तरीके से मदद करती है। अब देखिए आपके साइबर्स के लिए सरकार, सर जैसे कोई क्राइम हो जाता है, जी, चलिए हमारे पास साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे। सुधा जी, बताइए आपका प्रश्न क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार चतुर्वेदी जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपकी बात मैं सुन रही थी कि हमें सजग रहना चाहिए, और लेकिन सजग रहते हुए भी कई बार इस प्रकार हमारी मति भ्रमित हो जाती है कि हम वो कर बैठते हैं, मतलब बैंक से अब हमारा विड्रॉल हो जाता है और हमारे पास रिकॉर्ड भी रहते हैं कि इस नंबर से हमने किया, हम पूरे सबूत उपलब्ध कराते हैं, लेकिन साइबर जो हमारी शाखा है, साइबर ब्रांच जो है, जो इन प्रश्नों को, इन धोखाधड़ी को हल करने का जिम्मा लेती है, वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाती और हम बार बार चक्कर काटते हैं। ये मैं अपनी भुक्त भोगी सुना रही हूँ। मेरे पति के हाथों मतलब हो गया था ट्रांसफर, और वो किसी लालच में आके नहीं हुआ था, धोखे से फंसाया गया था उनको। तो इसकी भी कुछ मतलब वो होना चाहिए कि इन धोखाधड़ी करने वालों को अति शीघ्र सबूत होने पर पकड़ा जाए या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। जी देखिए, इसमें पुलिस तो बिल्कुल कार्रवाई करती ही है और उन लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं जिन खातों में रुपए ट्रांसफ़र होते हैं। और सर ने जैसा कि बताया, और आपका प्रश्न भी सही है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं कि आपको फंसा लिया, अभी मैं एक दिन एक मूवी देख रहा था जो वशीकरण के ऊपर बनी हुई है, तो आजकल डिजिटल वशीकरण भी इस टाइप से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये लोग इस अपनी जो बातों के जो रीजन्स बताते हैं, वो ऐसे अलग अलग प्रकरण सामने आए हैं। अभी एक जो सर ने बोला कि लोग कई बार लालच में भी फंसते हैं, और आपने कहा वो भी सही है, कई बार किसी की कोई गलती भी नहीं रहती है। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस ये की है कि यदि आपके द्वारा कोई गलती नहीं की गई, मतलब आपने अपना कोई ऐसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। देखिए, आपका ये कहना है कि मुझे किसी ने फंसाया, पर वो फंसाता है हर कोई, किसी ना किसी को, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो चीट करना चाहते हैं, पर आपको ये दायरा अपना बनाना पड़ेगा कि जो हमसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन किस लेवल के बाद हमें दूसरे लोगों को नहीं देना। जैसे अगर आपके बगल में कोई है, कोई व्यापारी रहता है, कोई शिक्षक रहता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, वो आपसे कहता है आप अपने ATM का
पिन बता दीजिए, तो आप नहीं देंगे उसको। या इसके अलावा भी कोई जानकारी मंगाता है। तो जिस तरीके से आपके व्यक्तिगत संबंधों के चलते हुए लोगों के साथ आपकी सीमा शेयर, इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक दायरा होता है, वही आपका ऑनलाइन दुनिया में भी होना चाहिए। क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊं। अब इन लोगों ने टारगेट किया है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वालों को। आप लोगों के लाइफ इंश्योरेंस हैं या अलग अलग किसी ना किसी का कोई ना कोई इंश्योरेंस होता है, और ये लोग जानते हैं कि जो बीमा आप एजेंट के माध्यम से कराते हैं, तो ये आपको कॉल करते हैं कंपनी का तरफ से और आपसे कहते हैं कि जो आपके बीमा एजेंट का शेयर जाता है 30%, अगर आप चाहते हो उसको ना जाके आपको रिफंड मिल जाए, तो आप ये प्रक्रिया फॉलो करो। तो हमें ये लगता है और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी एक मैसेज पे रिप्लाई ना करें तो कई बार वो बार बार वही मैसेज करते हैं ताकि हम उस मैसेज को रिप्लाई कर दें। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि हम उसको जो पेमेंट जा रहा है ना वो रोक के हमें मिल जाए। हाँ। जब आपको और उस वजह से ही आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं जी। अगर आप किसी भी ट्रैप में देखेंगे जो फोन कॉल के माध्यम से होते हैं, तो उसका जो एंड होगा ना, उसमें आपको यही मिलेगा कि उसको इतना रुपए चाहिए, या आपका ATM चाहिए, या आपका पिन चाहिए, या वो आपसे ऐप इंस्टॉल भी अगर कराते हैं, कोई ना कोई ऐप रिवॉर्ड पॉइंट के नाम से चीटिंग करते हैं, तो वहां पे भी आपसे 10 रुपए का ट्रांजेक्शन कराएंगे, ताकि आप जब एक बार अपने ट्रांजेक्शन डालो, अपने मोबाइल पे एंटर करो, तो जो उन्होंने फेक ऐप इंस्टॉल की है उसके माध्यम से वो क्रेडेंशियल वॉच करते हैं और रिमोट लॉगिन के थ्रू आपसे रुपए ट्रांसफर कराते हैं। कोई भी फ्रॉड है, जब भी आप फंसते हो तो उसमें कहीं ना कहीं लालच इन्वॉल्व रहता है। उस लालच में आकर ही हम गलती करते हैं। अब अगर आपने गलती की है तो नो डाउट गलती होने के बाद आप उसको सुधार सकते हो। यदि आपने अपने क्रेडेंशियल शेयर नहीं किए और आपसे ट्रांजैक्शन हो गए आपके अकाउंट से, वो आपको रिफंड हो सकता है, कंपनसेट हो सकता है। दूसरा एक और भी एंगल देखा गया है, सामान्य रूप से जैसे नेट बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, तो अलग अलग पैरामीटर या सिक्योरिटी मेजर्स बैंक के द्वारा दिया गया है। RBI के द्वारा मल्टी सिक्योरिटी सिस्टम, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम डिफाइन किया गया है कि आपका पहले ATM पिन होगा, आपका ATM कार्ड भी होगा, इसी प्रकार नेट बैंकिंग में आपका ID पासवर्ड होगा, फिर आपका वन टाइम पासवर्ड होगा। इसके अलावा जब भी आप नए खाते में रुपए ट्रांसफर करेंगे तो एक कूलिंग पीरियड रहता है, मतलब आपने खाता ऐड किया नेट बैंकिंग में, उसमें राशि ट्रांसफर करने से बीच में एक अमाउंट रहता है। आपकी अगर सिम कार्ड बंद होती है, इसी प्रकार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सिक्योरिटी मेजर दिया है, यदि आपकी कोई सिम रिप्लेस करवाता है तो उस नई सिम पे 24 घंटे तक इनकमिंग सर्विस बहाल रहती है। आपके पास 24 घंटे का समय है अपनी सिम को वापस रिकवर करने में। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स अलग अलग हैं, पर अगर इन गलतियों से ट्रांजैक्शन हुआ है और वो 24 घंटे के अंदर पहले SMS डिलीवर हो गए इसलिए ट्रांजैक्शन हुआ, या जो 24 घंटे का कूलिंग पीरियड नए खातों में ट्रांसफर करने से हुआ था उसके पहले ट्रांसफर हो गया, नहीं होना चाहिए था 24 घंटे में, ऐसी स्थिति में वो बैंक, वो टेलीकॉम कंपनी है, वो जो भी अदर कंपनीज हैं। कई बार ऐसा होता है सर कि जैसे जिस मोड के थ्रू हमारे पास फ्रॉड हुआ है, जैसे हमारे फ़ोन के थ्रू हुआ है या हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ है या हमारे पैन कार्ड के थ्रू हुआ है, तो ऐसे में जनता को कई बार ये समझ में नहीं आता है कि वो जाए किसके पास। पैन कार्ड के लिए क्या ई-गवर्नेंस करे, या फिर बैंक से रिलेटेड है तो बैंक के पास जाए, या मोबाइल से फ्रॉड हुआ है तो क्या कंपनी को कॉल करके बताए। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को समझ नहीं आता है। मैं इसका उत्तर जानूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं शाहजहाँपुर से, राहुल। बताएं आपका प्रश्न क्या है। जी नमस्कार मैम। जी मेरा सवाल ये था कि अभी हाल ही में एक फ्रॉड निकलकर सामने आया था। एक बुजुर्ग व्यक्ति के खाते से एक पैसे निकाल लिए गए एक मैसेज के थ्रू। तो वो परेशान हो रहे थे यहीं शाहजहाँपुर में। पुलिस के पास गए तो उन्होंने कहा कि साइबर में करें, तो क्या हमारी मदद थाने में नहीं हो सकती, या साइबर का हमारे पास यहाँ पे ऑफिस भी नहीं है, तो हम कहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं? जी जी हाँ सर, पिछले वाले सवाल का भी मैं जवाब दे दूं, इसको भी शामिल कर लूं। एक्चुअली वो सवाल पुलिस से ही था, एसडीपी जी उसका जवाब दे रहे थे। कोई भी फ्रॉड में, फाइनेंशियल फ्रॉड में आपकी रकम जाती है, आपकी रकम कहाँ रहती है? आपकी रकम रहती है बैंक में। बैंक आपका पासबुक देता है, बैंक आपको SMS देता है, बैंक डेबिट करता है, बैंक क्रेडिट करता है, बैंक ATM देता है, बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, यानी सब कुछ बैंक करता है। मतलब आपका पैसे का कस्टोडियन बैंक है और आपको पैसा बैंक से जाता है, बैंक से बैंक, बैंक से UPI, कहीं भी मतलब फाइनेंशियल जो ट्रेल होती है बैंक से थी। पुलिस के पास चोर पकड़ने का तो है तरीका कि चोर पकड़ ले, पैसे की रेमेडी पुलिस के पास नहीं है। मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आपको आश्वासन देना चाहते हैं वो स्पष्ट कर लें कि पैसा आपका बैंक ही रोक सकता है, बैंक ही वापस करेगा, बैंक ही वापस दिला। हम मुलजिम पकड़ लेंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी, और उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लेंगे। अगर 7 साल से कम का है तो जमानत दे देंगे, अन्यथा जो न्यायालय निर्णय करेगा।
तो आपकी समस्या है फाइनेंस की। दूसरा इन्होंने एक सवाल कहा कि कहाँ शिकायत करें। एक 1937 ये नंबर है जिस पे आप सीधे डायल करके शिकायत कर सकते हैं। और वैसे थाना कोई मना नहीं कर सकता कि आपकी शिकायत लेने से, ये टालने वाली बात है, परंतु साइबर की एक्सपर्टीज ना होने के कारण ये बात सही है। पर वो आपकी शिकायत तो लेगा, आपको सबसे पहले बैंक जाना है, क्योंकि कुछ नुकसान हो रहा है आपके पैसे का हो रहा है। जी जी। कुछ आपका पैसा मिलेगा तो आपको रिलीफ मिलेगी। तो ऐसे में क्या सर हम आप पहले बैंक जाएं, फ्रीज करवा दें, बैंक जाके? सबसे पहले बैंक जाएं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और कोई भी बैंक आपकी शिकायत लेने से मना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती, अरबों खरबों रुपया फ्रीज पड़ा हुआ बैंक में, जिसका बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, क्यों एक आदमी बैंक में साइबर का कोई वहाँ पे डेस्क पे क्यों नहीं बैठा जाता? जब आपके हजारों लाखों कस्टमर हैं, आप क्यों एक आदमी वहाँ पे बैंक में इसके नाम से डेडिकेटेड नहीं बिठालते? आप ये कह के पल्ला छुड़ा लेते हैं कि आपने जानकारी साझा की है, आपने, अरे भाई मैंने कोई, आपने सहमति क्यों दी है? अरे भाई कोई सहमति छल और कपट से ली गई है, वो तो 420 में अपराध है, IPC में अपराध है। तो हम अपराध मानते, न्यायालय अपराध मानता है, जेल जाता आदमी, सजा होती है, और उसी में बैंक बोल देते हैं कि वो साहब हम नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरे केसेस की तो छोड़िए, अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ भी क्योंकि जानकारी शेयर की। मुझे बताइए, अगर आप, मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, आपके बच्चे को कोई स्कूल से ये कह के ले आए कि पापा ने बताया था कि बच्चे को स्कूल से ले आओ, और टीचर सहमति दे दे, बच्चा भी चला जाए, तो क्या पुलिस उसकी किडनैपिंग का केस नहीं लिखेगी? बैंक ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता कि वो सहमति दी गई, सहमति धोखे में रख कर दी गई। 420 है नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले बैंक इसलिए भी जाना जरूरी है आपको कि बैंक ये कहता है कि दो दिवस के अंदर आप ये शिकायत करते हैं और आपकी कोई गलती नहीं, पैसा आपको लौटाया जाएगा। हो सकता है आपकी गलती ना हो, लेकिन गलती हो तो भी ट्रांजैक्शन की ट्रेल बैंक के पास है। तीसरा, ये मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं कि जवाब आपका लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील कुमार नोएडा से। बताइए प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरा प्रश्न ये है कि साइबर क्राइम से बचा कैसा जाए, क्योंकि हाल ही में मेरे दोस्त को 2 लाख रुपए की चोट लगी है साइबर क्राइम के वजह से। जी। मैं जवाब देता हूं कैसे बचा जाए। आपने कोविड से निकले हैं आप, कोविड में कैसे बच सकते थे? कोविड से आपको टेलीफोन कॉल करना जरूरी है, आपको पेमेंट करना जरूरी है, आपको नेट बैंकिंग करना जरूरी है, आप मोबाइल से एजुकेशन करते हैं, सोशल मीडिया पे भी रहना जरूरी है, व्हाट्सएप भी देखना जरूरी है, और आपको बचना भी जरूरी है। तो जैसे कोविड से कैसे बचे आप, वैसे ही आप बच सकते हैं। मान के चलिए महामारी है, या तो आप एक बार आप पे गुजर जाएगी, मतलब आपको फ्रॉड कॉल होगा और आप सतर्क हो जाएंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा आप ठगा के सतर्क होंगे। तो बेहतर है कि आपको आप पहले सतर्क हो जाए। तो जिस तरह कोविड से बच सकते थे कि आपको निकलना भी जरूरी था और बचना भी जरूरी था, बस एक ही लाइन का जवाब है। आप फिर तो उसमें कितनी समझदारी आप रख सकते हैं, और फिर किसको हो जाए वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम सभी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, हम कोई ना कोई ऐप मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं, करना ही पड़ता है। मैं बहुत सोचता हूँ, पर कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डालनी ही पड़ती है, उसको सारी परमिशन देनी। सिंपल सी बात करें, आप ये मान के चलिए इंटरनेट में कोई भी चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं है। जो आपको लगता था कि जीमेल फ्री में है, अब देखो स्टोरेज भर गया, पैसे मांगते हैं। यूट्यूब का प्रीमियम पैसे मांगता, नहीं तो इतने ऐड देगा आप पागल हो जाओगे। कोई भी इतना ऐड देगा, तो फ्री में कोई चीज़ नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका डेटा यूज़ कर रहा है, और आपका कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोटो, आपके वीडियो, आपके ऑडियो, आपके डॉक्यूमेंट में जाने की, हर चीज़ में जाने, कॉल में, रिकॉर्डिंग में, सब में जाने की परमिशन मांगता है। आप डाउनलोड करते हैं तो एक्सेस मांगता है। हो सकता है वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन आपकी डेटा चोरी ना करती हो, शेयर ना करती, पर यूज़ तो करती है। आप यूज़ कैसे करती है? आप छोटा उदाहरण मान लीजिए, आप एक जगह की फ्लाइट की टिकट से बुक करिए, सर्च करिए, और आप 15 मिनट अपनी फेसबुक पे चले जाइए, वो फ्लाइट आपको देखने लगेंगी। आप पर्टिकुलर सामान को सर्च करिए गूगल पे, आपको आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे वो देखने लगेगी। तो इसका मतलब आप पे पूरी निगाह रखी जा रही है। आपको बस सावधानी रख सकते हैं। जैसे आप रोड में कई बार आपकी गलती नहीं होती सड़क पर चलने में, और पीछे वाला टक्कर मार दे तो आप एक्सीडेंट तो दोनों का ही होगा। आप ये बात नहीं कह सकते कि साहब मैंने हेलमेट लगाया था या मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन अगर किसी और दूसरा टक्कर मार दे गलती से, तो आपकी गलती के नहीं होने के बावजूद भी घटना हो सकती है। तो आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। सर, इसमें एक और सवाल यह बनता है कि जैसे कोई क्राइम होने के बाद
अब फिजिकली अगर जाएं पुलिस स्टेशन तो साक्ष्य के रूप में तो हम एविडेंस के तौर पे कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे में एक जनता क्या करे कि कुछ भी बहुत जरूरी नहीं होता। जो आप देख रहे हैं ना, आपको SMS आया, आपने देखा कि कहीं से आपका जो फुटर हेडर से SMS आया, इसमें लिखा है कि LIC, वो SMS का स्क्रीनशॉट काट लिया। आपको हर चीज़ का स्क्रीनशॉट काटना। फेसबुक पे कुछ हुआ तो उसका URL जो आता है, लिंक आती है, उसको स्क्रीनशॉट काट ली। यही आपको देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। जो आपने देखा, जिस तरह से आपको फ्रॉड हुए, अकाउंट की डिटेल है वो उतना दे दी, पैसा कटा आपका क्या पेटीएम से पैसा कटा, पे फोन से, तो वो स्क्रीनशॉट आपको रखना है। इससे ज़्यादा आपको सबूत की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मांगे जाते, तो आपको उतना ही जितना आपको समझ में आया कि इससे फ्रॉड हुआ है, एक आम आदमी की समझ होती है, उतना ही सबूत चाहिए, इससे ज़्यादा सबूत नहीं चाहिए। तो सर मतलब क्या ऐसा कोई पोर्टल वगैरह या कोई वेबसाइट या कोई ऐसा लिंक जहां पर हम खुद जाके अपनी जो है ना, MHA की साइट है जहां पर 1937 से आप फोन पे कॉल कर सकते हो और MHA की साइट पे सीधा जाकर रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं आप। 1930 है, 1930 जी 1930 पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। cybercrime.gov.in पोर्टल है जहाँ पे आप डायरेक्ट। तो मैं दर्शकों को भी बता दूं कि 1930 पर आप अपना जो क्राइम हुआ है उसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं। जी 1930, मैं एक बार फिर से नंबर दोहरा दूं। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। बताइए आपका प्रश्न क्या है। रजनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए आपका प्रश्न क्या है। मैडम मैं ये जानना चाह रही थी कि आजकल फाइनेंशियली फ्रॉड बहुत होते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया आईडी से फेक आईडी बनाई जाती है सेम हमारे नाम की, और फिर हमारे फ्रेंड से हेल्प के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। तो हम उससे कैसे बचें और उसकी कंप्लेंट प्रॉपर हम कहाँ पर करें जिससे वो सॉल्व हो सके। यशदीप जी, जैसे फेक आईडी का मैम का प्रश्न है तो कहाँ कंप्लेन करें? जी देखिए, फेक आईडी के अलावा इसमें दो पोर्शन कवर होते हैं। तो आपने कहा सर्विस प्रोवाइडर, मतलब फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम IT एक्ट में इंटरमीडियरी के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइंस भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, जिसके अकॉर्डिंग इनको कार्रवाई करने या नियमित एक ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म बनाने के लिए, शिकायत निवारण सिस्टम बनाने के लिए आदेश दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले जब प्रधानमंत्री जी का किसी ने डीप फेक वीडियो बनाया था, उस वक्त ये रूल्स और हाईलाइट हुए और इसको लेकर सख्ती हुई, जिसपे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपना एक्सेप्टेंस दिया कि हम करेंगे। तो यहाँ अभी दो चीज आ रही है, एक तो फ्रॉड वाली बात की आपने जिसमें फंड ट्रांसफर होगा, दूसरा सोशल मीडिया में, दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ। तो यदि आपका फंड किसी भी टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड में ट्रांसफर हुआ तो सबसे पहले आपको, जैसा कि सर ने बताया, 1930 पे कॉल करना चाहिए, क्योंकि इसमें होम मिनिस्ट्री द्वारा सर्विस दी गई है कि अलग अलग स्टेट के पुलिस एजेंसीज को इसमें शामिल किया गया है, और बैंक्स को, नोडल एजेंसीज को, पेटीएम टाइप के जो पेटीएम या फोन पे टाइप के जो पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन लोगों को जोड़ा गया है, ताकि जिस खाते से आपकी राशि ट्रांसफर होती है, वो जिस खाते में राशि ट्रांसफर होती जाती है, उस कंप्लीट चेन को इनके द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। तो सबसे पहला प्रयास हमारा होना चाहिए कि जो राशि ट्रांसफर हुई उसको कितनी जल्दी खातों में फ्रीज कर दें। आप बैंक के पास जाएंगे, हो सकता है देर हो जाए, पुलिस के पास जाए तो हो सकता है समय लग जाए आपको, तो बेहतर है कि 1930 पे आप कॉल करें। आप कॉल करेंगे, डिटेल्स देंगे तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, एक लिंक आएगी, आप उस पर अपनी डिटेल्स सबमिट करेंगे, तो वो अकाउंट को सीधा उस डिटेल को फॉरवर्ड करेंगे एजेंसीज को, स्टेट की और बैंक्स को, तो वो अकाउंट फ्रीज होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपके अमाउंट को आपको रोकना है, प्रिवेंट करना है उसको, ताकि आगे बढ़े नहीं। सेकंड स्टेज अब आती है कि अब इसके आगे क्या करें। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं उसकी रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जीरो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर करके फॉर अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस, जो अनाधिकृत ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए। सर आपका जवाब 2 मिनट बाद भी लूंगी। अभी नीता श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, बताइए प्रश्न क्या है आपका। जी नीता जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। सर तब तक मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, क्या इनका भी कुछ रोल होता है?
बिल्कुल होता है। मैं उसी को जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया भी एक इंटरमीडियरी है, उसी प्रकार से इंटरनेट सेवा प्रदाता भी इंटरमीडियरी की श्रेणी में या सर्विस प्रोवाइडर की श्रेणी में रखा गया है। इनको लेकर भी जो सेक्शन एक स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 43A, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन को लेकर इनकी जिम्मेदारी डिसाइड की गई है। क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर है, कई बार कई ऐसे केस सामने आए मेरे जिसमें कि डुप्लीकेट सिम इशू हुई और या फिर सिम कार्ड बंद कर दिया गया टेलीकॉम कंपनी के द्वारा, और बाद में कंपनी के द्वारा कहा गया कि साहब हमने सिर्फ सिम बंद की, पर जो अकाउंट में राशि थी वो तो बैंक के पास थी, तो हम लायबल क्यों होंगे? जबकि उन केसेस में कंप्लीट लायबिलिटी बैंक की टेलीकॉम कंपनी की निकली, किसी में 50% बैंक की, 50% टेलीकॉम कंपनी की निकली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका अकाउंट है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर पे आपके वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि केवल आईडी पासवर्ड पे आधारित ऑथेंटिकेशन ना हो। तो जो ओटीपी प्राप्त होता है वो तब आपके मोबाइल नंबर पे, ओटीपी जो आपका है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन माना जाता है, जिसके थ्रू आपका अकाउंट डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, और ओटीपी के माध्यम से आपका आईडी पासवर्ड चेंज भी हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि 99% ऑपरेशन आपके ओटीपी आधारित होते हैं। ऐसे में सिर्फ केवल टेलीकॉम कंपनी का यह कह के बच जाना कि अकाउंट हमारे पास नहीं है, गलत होता। तो इस ऐसे कई मामले आए जिसमें करोड़ों रुपए के मामले सामने आए हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने टेलीकॉम कंपनी को ऑर्डर किया है कि वो चूंकि उन्होंने सिम को हैंडल करने में लापरवाही की, इसलिए जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कस्टमर की थी वो लीक हो गई, उसकी वजह से फ्रॉड हुआ, इसलिए टेलीकॉम कंपनीज को पेमेंट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए लायबल किया गया कोर्ट के द्वारा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी 4 दिन पहले की घटना है और हमारे मित्र हैं, उनकी बच्ची सामने खड़ी हुई थी और एक अननोन कॉल आता है कि आपकी बच्ची ने अपराध किया है और उसको यहाँ किडनैप कर लिया, इस तरह से बात हो रही थी। तो इसकी घटना उन्होंने पुलिस थाने में यहाँ इटारसी में बताई, लेकिन इसका उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की इस बात को। और अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि आपको वर्चुअल वर्ल्ड में भ्रमित करके चीज़ें करी जाएंगी, ऐसा होगा पर वो घटना नहीं होगी। आपको सब एक तरह के झूठ का एक प्रपंच पूरा बनाया जाता है। अब 1930 जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इस पे आप रजिस्टर्ड कराइए। इस पे जो नंबर्स होते हैं फेक नंबर्स होते हैं, फेक लिंक्स होती हैं, फेक ऐप होती है, फेक वेबसाइट्स होती हैं, जो भी फेक चीज़ें जिनके माध्यम से आपको फ्रॉड किया जा रहा है, फ्रॉड का अटेम्प्ट भी होता है, फ्रॉड के प्रयास भी होते हैं, आप उसको रजिस्टर्ड कराएं। आप देखिए, क्योंकि वो आपको नहीं तो कहीं ना कहीं किसी और को ठगेगा, तो बेहतर है कि इस नंबर पर आप ये सब चीज़ें रजिस्टर करें ताकि उन चीज़ों को ब्लॉक किया जा सके। आजकल नया सरकार ने नियम लाई, इसमें इन चीज़ों को ब्लॉक किया जाता है। आजकल मोबाइल नंबर मिलना थोड़ा कठिन हो गया है, तो बड़ा अगर आप नंबर ब्लॉक कराते हैं तो फ्रॉड के लिए थोड़ा कठिनाई होगी, मतलब कि वो जल्दी से फ्रॉड नहीं कर पाएगा नई सिम लेके। तो ये चीज़ भी। दूसरा एक सवाल अनुत्तरित रह गया था, इसमें फेसबुक के बारे में पूछा गया था। मेरी भी फेसबुक कई आईडियाँ बना लेते हैं, जो जिनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बनती हैं उनके, तो आपको चेक करते रहना चाहिए अगर आप भी कर रहे हैं कि आपकी फेसबुक की कोई नकली आईडी तो नहीं बनी, आपकी फ़ोटो तो शेयर नहीं है। तो उसमें फिर मैंने उसको और टर्म्स एंड कंडीशंस भी शायद सर फेसबुक की ऐसी है कि कुछ 1 महीने में या 2 महीने में आप अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करते हैं। वो ठीक है, लेकिन आपके फ़ोटो कॉपी करके, तो आप प्रोफाइल लॉक नहीं करोगे, फ़ोटो कॉपी करके उसी तरह की आपके जैसे कई एक्टर्स होते हैं उनकी बहुत सारी डुप्लीकेट बनी हुई, तो वो आपको उसमें टाइम टू टाइम अपने परिचितों को बताकर लिंक भेजकर उसको रिपोर्ट करवाना चाहिए। देखिए, ये तो प्रोडक्ट बेचते सोशल मीडिया इसी माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से इतने जल्दी बंद नहीं करते, पुलिस के कहने से भी इतने जल्दी बंद नहीं करते। फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपका ट्विटर, ये व्हाट्सअप नहीं बंद करते। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने तरफ से रिपोर्ट करवाएं, अपने जो यूज़र्स हैं वो रिपोर्ट, यूज़र की बात को ये लोग जल्दी लेते हैं, तो अपने जितने भी परिचित हैं उनको लिंक भेजकर बताएं मेरी फेसबुक प्रोफाइल फेक है, इसको रिपोर्ट करिए, तो वो सीधा आप फेसबुक पर रिपोर्ट कर सकते हैं और वो पुलिस से जल्दी उसमें कार्रवाई होगी। सर कई बार ऐसे मसले सामने आते हैं, जैसे हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ले लें, तो कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कह पाते या पोर्टल्स पे भी नहीं डाल पाते अपनी बात, या हमारे साथ ये घटना घट गई है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है या जनता है तो क्या करे? देखिए, अगर वो नहीं बता सकते, जहाँ तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सवाल है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है भारतीय दंड विधान में। इसमें उसको एक्सेस करना, साइट पे जाना,
इसी तरह की जानकारी रखना, जी। उसको शेयर करना, उसको यूज़ करना, मतलब वो किसी तरह से भी अपराध है। अगर आपने साइट एक्सेस भी करते हैं तो गवर्नमेंट इस पे नज़र रखती है। मैं आपको बता दूं, जी। इसको एक अलग ही प्लेटफॉर्म बना हुआ, पूरी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स जी। हैं, जो बड़े बड़े फेसबुक है, इंस्टा है, आपका कहना चाहिए और भी जितने भी साइट्स हैं, ये बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत नजर रखती है। और अब कौन कौन व्यक्ति एक्सेस कर रहा है, इसकी जानकारी पुलिस को टाइम टू टाइम आती है और पुलिस पे कार्रवाई करती है, सिर्फ एक्सेस करने पे, बाकी तो अपराध है ही। जी जी। अगर मतलब व्यक्ति खुद इन चीज़ों को हटाना चाहे या उसे डिलीट करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? इसके लिए मैं 2 प्लेटफॉर्म बताऊंगा। एक तो जी। सोशल मीडिया का भी है और दूसरा जिसको ITI एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल सोसाइटी है stopncii.org, जहाँ पे यदि कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट, वीडियो, ऑडियो या इमेज है तो वहाँ पे आप कोई भी व्यक्ति मात्र 2 मिनट में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली वर्क करती है और जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे उनका ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही आप अपनी एक इमेज को अपलोड करते हो, वो इमेज को स्टोर भी नहीं करते हैं, सिर्फ उस इमेज की हैश वैल्यू लेते हैं और उन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को भेज देते हैं जो उनसे एसोसिएटेड है। तो जहाँ पे भी वो हैश वैल्यू की इमेज स्टोर होती है उसको वो रिमूव कर देते हैं। तो आप नोट कर सकते हो stopncii। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि stopncii जी .org। जी। इसके अलावा सेकंड एक प्लेटफॉर्म है जो अभी पहले भी बताना चाह रहा था मैं, पर वो अधूरा रह गया था। कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, उसके लिए एक गाइडलाइंस है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, जिसके अंतर्गत आप उन्हें एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है और उसका नाम और डिटेल आपको उनके प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप जस्ट गूगल पे टाइप करिए ग्रीवांस ऑफिसर डिटेल ऑफ फेसबुक, ग्रीवांस ऑफिसर डिटेल ऑफ ट्विटर, किसी का भी आपको मिलेगा। अभी पिछले 6 महीने में जो कार्यवाही की गई भारत सरकार के द्वारा, तो ये जानकारियां अब उपलब्ध हो रही हैं। फिर इसके बाद में उनके लिए कंपलसरी है कि जैसे आप कंप्लेंट करोगे वो विदिन 24 आवर आपको कंप्लेंट नंबर देंगे जी। फिर 15 डेज के अंदर उन्हें वो कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का भी एक टाइमलाइन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने नहीं किया, जैसे कि बहुत व्यस्तता रहती है, सर ने बताया कई बार नहीं कर पाते वो लोग, तो इसका भी भारत सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है जी। इसके लिए एक ग्रीवांस अपीलेंट कमेटी बनाई गई है, GAC। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि यदि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसके ग्रीवांस ऑफिसर को आपने कंप्लेंट की है और वो आपकी 15 डेज में इसको रिजॉल्व नहीं करता है, तो आप फिर यहाँ पे उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, यदि आपसे संबंधित कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उस प्लेटफॉर्म पर, तो जब आपने कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट से 36 घंटे के अंदर उस कंटेंट को रिमूव करना उनकी जिम्मेदारी है। यदि वो नहीं करते हैं तो फिर आप उनके अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं, पुलिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं। ये भी रूल हैं जी। तो प्लेटफॉर्म्स हैं, बस हमें जानकारी और सतर्कता की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपका चाहे बैंकिंग का हो, बैंकिंग में आप पहले आप अमाउंट को रोकने का प्रयास करें, फिर RBI के अकॉर्डिंग आप विदिन 3 डेज बैंक में रिपोर्ट करें। यदि आपके द्वारा क्रेडेंशियल शेयर कर दिया गया, देखिए अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आपके सिस्टम से निकल गई राशि, तो आपकी गलती नहीं, बैंक की गलती नहीं है, फिर भी आपने 3 दिन में रिपोर्टिंग कर दी तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी, RBI कहता है। सर, ये जो पूरी रूल बुक अभी आपने बताई कि आप यहाँ कंप्लेंट करिए और फिर उसके आगे कैसे कंप्लेंट जाएगी, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर अगर कोई वेबसाइट या फिर कुछ है जो जिससे जनता जान सके कि हाँ पहले हमें यहाँ कंप्लेंट करनी है, फिर हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है? देखिए तो इसकी कोई ऐसा कुछ आपको एक वेबसाइट है जो से तो सॉल्यूशन नहीं मिल सकते हैं जी जी। बट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, साइबर सेल के द्वारा ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई हैं, जिनमें अलग अलग प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन को समराइज किया गया है। अच्छा। पर इन जनरल अगर आप कहें तो मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप लोग चाहें तो नोट कर लें। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि दर्शकों को थोड़ा सा, तो यदि कभी आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आपको जो भी 1930 नंबर पे शिकायत जरूर करना चाहिए, ताकि अमाउंट का जो चेन सिस्टम है फॉरवर्ड हो रहा है वो रुक जाए, फ्रीज हो जाए अकाउंट। तो मतलब सबसे पहले हमें जिन खातों में राशि गई है उन खातों को फ्रीज करना है। सेकंड, आपको तुरंत बैंक जाना है, बैंक में इन्फॉर्म करना है। बैंक में इन्फॉर्म क्यों करना है? हो सकता है बैंक आपको मना करे कि हम आपकी शिकायत नहीं लेंगे, पुलिस में पहले शिकायत करिए, तो आपको वहाँ हो सकता है झगड़ा करना पड़े, पर आपको शिकायत करनी चाहिए, या आप तुरंत स्पीड पोस्ट करिए। रीजन उसका ये है
कि यदि विद इन 3 डेज आप कंप्लेंट कर देते हो जी तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी गलती नहीं है और बैंक की भी गलती नहीं है तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी। यदि बैंक की लायबिलिटी बैंक की गलती से रुपये गया हुआ है तो पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। अब आपको लग रहा हो कि सर इसमें बैंक की गलती क्या हो सकती है, ऐसा नहीं है, बैंक की गलती हो सकती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक व्यक्ति ने उसके पास फ़ोन आता है, वो किसी अपराधी को अपना OTP बताता है, ATM पिन बताता है और ATM नंबर ही बताता है, लेकिन उसको लगता है यार मैंने कुछ गलत कर दिया। तो जैसा कि अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप लोगों से शेयर करो, उसने अपने मित्र से शेयर किया तो उसके मित्र ने बोला यार ये तूने कुछ गलत कर दिया, तू जल्दी से बैंक जा और शिकायत कर। वो बैंक गया, शिकायत करी कि साहब मैंने ये जानकारी शेयर कर दी है, अब मेरा आप खाता और मेरा कार्ड बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। और वो शिकायत देकर आ गया। उसके 3 दिन बाद उसके खाते से रुपए निकल गए जी। यहाँ RBI की जो गाइडलाइंस में आपसे कह रहा था, इसका 3rd पॉइंट है कि यदि आपने कोई क्रेडेंशियल शेयर कर दिए और क्रेडेंशियल शेयर करने के बाद आपने बैंक में शिकायत कर दी तो शिकायत करने से पहले जो राशि ट्रांसफर होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक कस्टमर की होगी और शिकायत करने के बाद जो राशि ट्रांसफर होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी। इसलिए आपको एज सून एज पॉसिबल शिकायत करनी चाहिए। जी जी। अब ऐसा क्यों, बैंक की जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब उसने कहा कि मेरा खाता ब्लॉक कर दो तो बैंक ने क्या किया, उसका ATM ब्लॉक कर दिया, जबकि आपका अकाउंट ओपन है। अगर आप एक रूम से जाने के 10 रास्ते, आपके अकाउंट से नेट बैंकिंग से रुपए निकलता है, UPI से रुपए निकलता है, ATM से निकलता है, ATM बंद करेंगे तो बाकी रास्ते खुले हुए हैं। तो उन्होंने ATM बंद किया क्योंकि ATM की इन्फॉर्मेशन उसने बताई थी, पर उसने नेट बैंकिंग से रुपए निकाले जो फ्रॉडस्टर था। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अकाउंट को ब्लॉक कराओ। आप अकाउंट ब्लॉक करा दोगे तो फिर किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको पुलिस में शिकायत करना चाहिए और जो कार्रवाई सर ने बताई है कि भाई पुलिस तो आरोपी को पकड़ेगी, शैलेंद्र जी से मैं यही जानना चाहूंगी सर, जैसे अभी तो ये बात इंडियंस की हो गई, भारतीय की हो गई कि हमें इस तरीके से प्रावधान है, लेकिन अगर कोई गैर भारतीय है लेकिन उसको फ्रॉड जो है वो यहाँ पर हो गया है, तो ऐसे में क्या प्रावधान है? देखिए इसकी कोई सीमाएं नहीं है। जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड है, इसका कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं है। या तो आप उस देश के क्षेत्राधिकार में रहते हो या वहाँ पे अपराध घटित हुआ, आप जहाँ भी रहते हो वहीं पर आपकी रिपोर्ट हो जाएगी और उस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी इन्फॉर्मेशन, देखिए आपका बैंक दुनिया में कहीं भी हो, वो एक जगह से आपका खाता ब्लॉक कर सकता है, खाता फ्रीज कर सकता है। तो इसमें कहीं कोई लिमिट नहीं, कहीं कोई नागरिकता की सीमाएं नहीं है, क्षेत्राधिकार की सीमाएं नहीं है। आप जहाँ पर हैं वहीं पे आप इसकी शिकायत करें और वहाँ से आपकी कार्रवाई होगी। अच्छा जी। सर साइबर डिफेमेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब कई बार ये इससे रिलेटेड भी बहुत सारे अनेकों केसेस हमारे सामने आते हैं। साइबर डिफेमेशन के मामले बढ़ रहे हैं और अभी कुछ टाइम पहले मेरे सामने आया था जिसमें एक उच्च अधिकारी थे, उनके खिलाफ कुछ एक चैट वायरल हुई थी। इसी प्रकार से किसी का फेसबुक पे पेज बनता है, उस पर कुछ गलत कमेंट किए जाते हैं, तो ये नो डाउट अपराध तो है, भारतीय दंड विधान में इसमें सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके साथ साथ ही इसको रोकना जरूरी है। तो प्रिवेंशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमीडिएट आपको उसके लिए रिपोर्ट करना होगा और यदि किसी का कुछ ऐसा प्रोफाइल या कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो बिल्कुल आप इसमें पुलिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए भी जा सकते हैं, सिविल के लिए भी जा सकते हैं। पर यहाँ जरूरी ये है कि जैसा कि आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके फोटोज हैं, आपका कंटेंट है, इसको हमें उम्मीद करना चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट रखें, पब्लिकली ज़्यादा डिस्क्लोज, मतलब ऐसे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उन्हें आप देखें। इसके अलावा कंटेंट जब पब्लिश होता है तो कंटेंट पब्लिश किस लेवल का है। अगर वो केवल किसी को मानहानि या जाति सूचक शब्द है तो वो उसमें एक अलग लेवल का अपराध होगा, पर उसी में अगर कोई पोर्नोग्राफी या अश्लील कंटेंट शामिल हो जाता है तो फिर इसको लेकर IT एक्ट में, जैसा कि अभी सर ने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है IT एक्ट में, नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो। इसी प्रकार से कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट है जिसको पब्लिश किया तो मात्र पब्लिश करना अपराध कहा गया है IT एक्ट में। सभी अपराधों में ये कहा गया है कि इंटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। पर अगर आप IT एक्ट की जो धाराएं हैं पोर्नोग्राफी को लेकर, उसमें सिर्फ ये कहा गया कि पब्लिश करना, किसी भी टाइप का अश्लील कंटेंट या चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला कंटेंट को पब्लिश करना अपराध है। और इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तो ये लिखा हुआ है कि ब्राउज करना, मतलब सर्च के लिए आप जो टाइप करते हो ना, वो तक अपराध है, उसके लिए भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो डिपेंड करता वो जो डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश किया किसी के लिए, जैसे कई बार आजकल AI के माध्यम से ऐसे अश्लील फोटो बन जाते हैं या ऑडियो बन जाते हैं जो बिल्कुल हूबहू वैसे ही लगते हैं, तो बिल्कुल वो मानहानि तो है ही, साथ साथ में पोर्नोग्राफी भी उसमें ऐड हो जाती है। सर एक टर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम,
तो इसकी क्या भूमिका है? देखिए, सर्ट है, सर्ट की साइट पर जाकर किस तरह का अटैक होता है, मतलब ये जो अपना जो अभी नंबर बना हुआ आपका हेल्पलाइन नंबर, इसके पहले सर्ट एजेंसी हुआ, सर्ट अभी भी है, परंतु बहुत ज़्यादा मैंने क्या बोला, एक महामारी की तरह अपराध जो साइबर क्राइम हो रहा है, क्योंकि आपके पास आपका 2 मोबाइल 3 मोबाइल है, 1 कंप्यूटर है, 4 खाते हैं, 3 यूपीआई पेमेंट के गेटवे हैं, आपका इतना मल्टीपल आपके पास लॉग्स हैं। तो इस सबको करने के लिए पहले कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये सर्ट था। तो आप किसी तरह का अटैक, जिससे आपको वायरस आता उसको भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए, तो वो रिपोर्टिंग एक था, वो पे एक मैकेनिज्म था। अब जो 1930 वाला और एनसीआरपी जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो कमोबेश सारी एजेंसियां वो एक ही रिपोर्टिंग का काम करती हैं। अच्छा, तो मतलब हम इसको मान ले सर्ट को कि ये कंबाइंड एजेंसी है, जहाँ पर आप इसमें मैं और कुछ जानकारी ऐड कर देता हूँ। सर्टन जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये इंडिया की नोडल एजेंसी भी है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। जो भी नए थ्रेट्स आते हैं, जो भी नई वल्नरेबिलिटीज आती हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आप इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो जो न्यू थ्रेट्स आते हैं उसके उसमें डिटेल्स डालते हैं। साथ ही साथ में ये लोग जो नई वल्नरेबिलिटीज या नए जैसे रैंसमवेयर अटैक्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा अच्छा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो अटैक्स होते हैं वो इन सब बिल्कुल। इसके अलावा एक अच्छी चीज 2 इसमें और हैं। एक तो ये कि ये लोग जो नोडल एजेंसी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ये लोग एडवाइजरी के साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस भी देते हैं। जैसे आप अपने फोन के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया वहाँ पे सीडेक के द्वारा बनाया गया है, जिसको एम कवच बोला गया है। आप अपने अगर फोन पे डालेंगे तो आपके फोन पे कोई भी वायरस नहीं आएगा, आपके फोन पे रैंसमवेयर अटैक नहीं होगा, आपके फोन पे कोई हिडन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। तो ऐसे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा सर्टेन को नोडल एजेंसी बनाया गया है वेबसाइट सिक्योरिटी ऑडिट के लिए। मतलब जितना भी यहाँ पे नेटवर्क है, कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए भी ये एक नोडल एजेंसी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमलेश कुमार जी, बताएं क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। यही साइबर क्राइम मतलब कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे सर प्रश्न मुझे भी थोड़ा सा ये क्राइम कैसे होता है और कैसे बचा जाए? साइबर क्राइम जो होता है इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, इससे बचने का तो तरीका जो बार बार इस पे डिस्कशन हो ही रहा है, कैसे होता है ये भी बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता या हमारी लालच का लेट आए होंगे। जी ये लेट आए होंगे, आप थोड़ा सा लेट आए होंगे। अज्ञानता और लालच का ही ये लोग फायदा उठाते हैं और कॉल्स करते हैं। और मैं ये सर ने जो कहा, अकेलापन बहुत ज़्यादा इसके लिए घातक है। एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें 10-10, 15-15 लाख रुपए सिर्फ इसलिए चले गए कि लोगों के पास कॉल आया पुलिस के नाम से ठगने का कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट होने वाली है, आपके बच्चा रेप केस में फंस गया है, और लोगों ने किसी से चर्चा नहीं की कि हमारे बच्चे या हमारे बारे में कोई गलत ना सोचे, और सीधा रुपए डालना शुरू कर दिए। यदि आप अपने आसपास किसी से चर्चा करेंगे तो बिल्कुल आपको लोग सहायता करेंगे, और कम से कम पुलिस के पास तो आपको जाना ही चाहिए। कभी भी पुलिस के नाम का ही अगर कॉल आता है या किसी अन्य प्रकार का कॉल आता है, तो आप जैसे बैंक के से कॉल आया तो आप बैंक चले जाइए, आपके आधार कार्ड को लेकर कॉल आता है तो आप किसी आधार लोक सेवा केंद्र पे चले जाइए कि भाई मेरे से ये क्या संबंध है। तो ऐसी अलग अलग आपको मतलब एक स्टेप फॉलो करना है, थिंक बिफोर एक्शन। आपके पास कुछ भी आता है तो एक बार सोचिए क्या ये सही, लॉजिकली सही है। आपको खुद ही इंटेंशन आ जाएगा कि यार इसमें गड़बड़ हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा सोचना है और अपने मित्रों से किसी एक्सपर्ट से थोड़ी सी चर्चा करनी है। जी 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 जी। तो सोनाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मैम, मेरा प्रश्न ये है, जो साइबर क्राइम होते हैं इन पर कौन सी धारा लगती है? चलिए तो दोबारा से वही रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, पर फिर भी जवाब देना बनता है हमारा। धाराएं हैं, अलग अलग प्रावधान, अलग अलग एक्ट हैं। तो पर ये है कि आप एक सामान्य समझें कि धाराएं कौन सी लगेंगी वो पुलिस का काम है। यहाँ जरूरी ये है कि यदि आपके साथ कुछ अपराध हुआ है तो आप पुलिस अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई फ्रॉड हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ या अनऑथराइज एक्सेस हुआ है, तो आप बैंक के अलावा जो मैंने एक प्लेटफॉर्म बताया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, हर स्टेट में एक होता है, मंत्रालय में होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में श्री निकुंज श्रीवास्तव सर IAS हैं, वहां पर अपने आप केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवोकेट की भी आवश्यकता नहीं है। इसका कंप्लेंट करने का सिंपल फॉर्मेट है और वहां पर आप केस फाइल कर सकते हैं। यदि आपका अनऑथराइज एक्सेस हुआ है, आपकी गलती नहीं है, तो बिल्कुल वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पुलिस की सहायता उसमें लेते हैं अगर उनको आवश्यकता पड़ती है।
और वहाँ से आपका जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन आपको मिल सकता है। रिसेंटली एक छोटा सा केस मैं आपको बताऊंगा, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केस था जिसमें एक एटीएम क्लोनिंग का मामला था। एक व्यक्ति के पास खुद का एटीएम उसके पास था और उसके एटीएम से एक रिमोट लोकेशन से राशि निकल गई। इस पे मैं वो केस प्रेजेंट कर रहा था, तो कोर्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उसमें ऑर्डर किया कि बैंक कंपनसेट करेगी पेटिशनर को, पर बैंक ने ऑर्डर होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं किया। तब फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश के द्वारा ऑर्डर किया गया कि बैंक की संपत्ति की जब्ती अटैच करके रिकवरी की जाए, साथ ही साथ में बैंक का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाए। आपको ये इतिहास में इंडिया की पहला या दूसरा ऑर्डर होगा जिसमें बैंक के डिजिटल सिग्नेचर को सस्पेंड करने के लिए ऑर्डर हुआ। तब जाके बैंक ने आनंद फानंद में सेकंड डे अमाउंट ट्रांसफर किया, क्योंकि डीएससी के बिना बैंक का कोई ऑपरेशन नहीं होता दिन भर ब्रांच में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, बस आवश्यकता है तो आप वहां तक पहुंचे। डेटा प्रोटेक्शन की जो अवधारणा है, मतलब उसे किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? जैसे डेटा प्रोटेक्शन मतलब आप ऐसा समझे कि आपका जो बैंक में अमाउंट है वो किस रूप में है, डेटा के रूप में। सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है वो डेटा के रूप में है। आपका जो आईडी पासवर्ड है वो डेटा के रूप में है। आपकी सिम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा के रूप में है। उस डेटा को जरूरी नहीं है कि आपका ओटीपी होगा या पेमेंट होगा तभी वो वैल्यूएबल डेटा होगा, वो सेंसिटिव डेटा है, पर इसके अलावा भी डेटा है। तो जो डेटा प्रोसेस करती है, जैसे प्रोसेस करने के लिए आपके आईडी आधार कार्ड की चलिए, तो हमारे पास वैसे ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? अगर मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि पहले तो अलर्ट रहें। किसी भी प्रकार का अगर कोई आपके प्रति डायरेक्ट कोई व्यक्ति आता है, कॉल करता है या ऑफर करता है या कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, तो उसको आपको प्रतिक्रिया करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, किसी से डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा कभी कोई घटना घटित होती है तो केवल वो पुलिस एजेंसी की या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, रोज एडवर्टीजमेंट होते हैं। आप पुलिस में, बैंक में, बैंकिंग लोकपाल के अतिरिक्त आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो स्पेशल कोर्ट है जहाँ पे 6 महीने में निर्णय देने का प्रावधान है। कंज्यूमर कोर्ट में आपका समाधान हो सकता है पर एक लंबा समय लग सकता है, यहाँ पे 6 महीने में फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल है, बट ये अनऑथराइज्ड एक्सेस का मैटर होना चाहिए। शैलेंद्र जी, आप देखिए, जब आदमी साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो आप देखिए उसको फिजिकल फाइनेंशियल लॉस के साथ एक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी होती है। दूसरा, यदि आपको कोई कंटेंट जो कि आपके लिए अपमानजनक, डिफेमेशन की आपने चलिए हम बात चलते चलते एक आखिरी कॉलर पुरुषोत्तम जी से भी उनका सवाल ले लेते हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? पुरुषोत्तम जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं, हमारे पास समय कम है। ये जानकारी चाहिए थी मैं। जी एक्चुअली अगर गूगल पे, फोन पे कोई ओटीपी किसी से शेयर करना चाहिए हमें? सर, इनका सवाल गूगल पे या किसी पे ओटीपी शेयर बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए, वही इस कार्यक्रम कभी नहीं करना चाहिए। जी तो मैं ये बोल रहा था, उसे मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियल तो लॉस होता, तो फिर कई बार डॉक्यूमेंट चले जाते हैं। ठीक है, आपने चोर तो पकड़ लिया। इसमें देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म जुड़े हैं, एक बैंकिंग जुड़ा हुआ है, एक पुलिस जुड़ी हुई है, छोटा सा थोड़ा सा एक एजुकेशन जुड़ा। तो मेरा संदेश ये है कि आप पुलिस के माध्यम से चोर पकड़ सकते हैं, बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल जो लॉस पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक या वैसा लॉस हुआ, डेटा का लॉस हुआ, तो आप एजुकेशन में जरूर जाएं। आपके मदद के लिए 3-3, 4-4 एजेंसियां सरकार ने दे रखी, सबका उपयोग करें। चलिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार।